हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है नंबर 6 होगा टर्मिनल वैल्यू मेथड, यानी कि अवसान मूल्य रीति। इसमें सुनिए पहले, यह रीति इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वर्ष का संचालन बचत रोकड़ आगमन एक निश्चित प्रत्याय दर पर प्राप्त होने की तिथि से किसी अन्य जगह विनियोजित कर दिया जाता है और यह विनियोग परियोजना के आर्थिक जीवन तक रहता है। इस प्रकार रोकड़ आगमन का चक्रवृद्धि मूल्य चक्रवृद्धि कारक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। चक्रवृद्धि कारक को चक्रवृद्धि ब्याज सारणी से या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। A इक्वल P 1 प्लस I की पावर n, जहाँ P बराबर 1 है। यह मान लिया जाता है कि रोकड़ आगमन के चक्रवृद्धि मूल्य का कुल योग राशि परियोजना के जीवन के अंत में प्राप्त है और कटौती दर पर डिस्काउंट करके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है, जिसकी तुलना रोकड़ बहिर्गमन के वर्तमान मूल्य से की जाती है। यदि चक्रवृद्धि रोकड़ आगमन का वर्तमान मूल्य रोकड़ बहिर्गमन के वर्तमान मूल्य से अधिक है तो परियोजना को स्वीकार कर लेना चाहिए। विपरीत स्थिति में रद्द कर देना चाहिए। शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीवी की तरह शुद्ध अवसान मूल्य एनटीवी ज्ञात कर सकते हैं और यदि यह धनात्मक हो तो परियोजना को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब हमारा न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल नंबर 1। इसी पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ₹20,000, इकोनॉमिक लाइफ 5 years, cash inflows ₹8,000 each for 5 years. Cost of capital may be taken at 10%. Cash inflows may be reinvested at the following expected rates of return. यानी कि विनियोग की लागत 20,000 रुपये है। आर्थिक जीवन 5 वर्ष, रोकड़ आगमन 8,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष तक, पूंजी की लागत 10% ली जा सकती है। रोकड़ आगमन का अग्र आशंसित प्रत्याय दरों पर पुनर्विनियोग किया जा सकता है। ईयर एंड दे रखा है, इधर देखा है रेट। फर्स्ट ईयर में 6%, सेकेंड ईयर में 6%, थर्ड ईयर में 8%, फोर्थ ईयर में 8%, फिफ्थ ईयर में भी 8%। यूजिंग टर्मिनल वैल्यू मेथड, टर्मिनल वैल्यू मेथड का यूज़ करना है। एवैल्यूट द प्रपोजल, यानी कि अवसान मूल्य रीति का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव का मूल्यांकन कीजिए। इसका सॉल्यूशन सुनिए। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम वर्ष का रोकड़ आगमन 4 वर्षों के लिए पुनर्विनियोजित होगा, दूसरे वर्ष का 3 वर्षों के लिए और क्रमशः इसी प्रकार, परंतु 5वें वर्ष का रोकड़ आगमन पुनर्विनियोजित नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज सारणी से चक्रवृद्धि कारक ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है ईयर, कैश इनफ्लोज, फिर रेट्स ऑफ रिटर्न्स, फिर पीरियड ऑफ री इन्वेस्टमेंट, फिर कंपाउंडिंग फैक्टर, फिर कंपाउंडेड कैश इनफ्लोज। फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लोज है 8,000, रेट ऑफ रिटर्न 6%, पीरियड ऑफ री इन्वेस्टमेंट है 4, और देखिए दूसरे में पहले इतना होता है, फिर सेकेंड ईयर में 8,000, 6%, 3, क्योंकि रखा है ना प्रथम वर्ष का रोकड़ आगमन 4 वर्षों के लिए, दूसरे का 3 वर्ष के लिए, फिर तीसरे का ऐसे उसके हिसाब से करते रहेंगे। 2, चौथे का 1, 5वें का 0, 5वें का कह रहा है ना, परंतु 5वें वर्ष का रोकड़ आगमन पुनर्विनियोजित नहीं होगा। 8,000, थर्ड ईयर का 8,000, 8%, फोर्थ ईयर का 8,000, 8%, फिफ्थ ईयर का 8,000, 8%। अब जो कंपाउंडेड फैक्टर है ये सुनिए, इसको हम पीरियड कंपाउंडिंग फैक्टर को हम इस वाली टेबल से वो करेंगे। कंपाउंडिंग फैक्टर यानी कि इसमें कितनी दे रखी है, ये सबसे पहले ये 6% पे दे रखी है, तो 6% पे यानी कि ये देखिए कंपाउंडिंग फैक्टर 6% पे कितने ईयर के लिए, 4th ईयर पे, 4th ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4th ईयर का हो गया, यानी 4th ईयर का 1.262 ले लेंगे। फिर दूसरे में थर्ड ईयर का दे रखा है, इसमें दे रखा है 1.191, फिर तीसरे में दे रखा है
2 ईयर्स यानी कि सेकेंड ईयर के लिए लेंगे हम। सेकेंड ईयर में 8% है तो 8% वाले मिलेंगे। सेकेंड ईयर की 1.166, ठीक है। और थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर हो गया। अब फोर्थ वाले में यानी कि 1 ईयर का है, यानी कि 8% के 1 ईयर में यानी कि 1.080। और फिफ्थ ईयर में 1 लेंगे। फिफ्थ ईयर में कितने यानी कि 0 उसका है, मतलब 8% पे यानी 1.080 से यानी कि 1.00 हो जाएगा। तो देखिए ये हमने इसकी एक टेबल से ले लिए, कंपाउंडिंग फैक्टर से उतार लिए। देखो पहले में 1.262 यानी फोर्थ ईयर का, ये थर्ड ईयर का 1.191, 1.166, 1 का 1.080 और 0 का 1.00। कंपाउंडेड कैश इनफ्लोज यानी कैश इनफ्लोज की कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर ली। 8000 की 1.262 से मल्टीप्लाई करी 10,096, फिर 8000 की 1.191 से मल्टीप्लाई करी 9,528, फिर 8000 की 1.166 से मल्टीप्लाई करी 9,328, फिर 8000 की 1.080 से मल्टीप्लाई करी 8,640, फिर 8000 की मल्टीप्लाई करी 1.00 से तो 8000। इसका टोटल कर लिया, टोटल सम ऑफ कंपाउंडेड कैश इनफ्लोस आ जाएगा। 6 और 8 14 और 8 22, 22 का 2 कैरी 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19 का 9, 1 कैरी 6 और 3 9 और 6 15 का 5, 10 और 9 19, 19 और 8 19 और 8 27, 27 और 8 35 का 5, 3 कैरी 3 और 1 4, 45,592। ये टोटल सम ऑफ कंपाउंडेड कैश इनफ्लोस आ गया। आगे देखिए अब इसका देखिए आगे, ये है PV ऑफ 45,592 एट 10% डिस्काउंट रेट, यानी कि 45,592 इंटू PVF का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर फिफ्थ ईयर एट 10%। तो फिफ्थ ईयर का 10% पर कितना होगा 0.621, जो हमने टेबल से लिया है। फिर PV ऑफ कंपाउंडेड कैश इनफ्लोस यानी 45,592 इंटू कर देंगे 0.621 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आ जाएगा इक्वल ₹28,312.63। सिंस 28,312.63 ग्रेटर यानी कि बड़ा है ₹20,000 से, द प्रोजेक्ट इज़ एक्सेप्टेबल, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा। फिर और NTV यानी कि नेट NTV होगा 28,312.63 माइनस कर देंगे 20,000 को, तो इजिकल टू आ जाएगा प्लस में आएगा 8,312.63। दिस इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, हैंस इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, इसलिए इसको एक्सेप्टेड कर लिया। अब आता है एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। इस रीति के लाभ या गुण, चूँकि यह रीति इस मान्यता पर आधारित है कि रोकड़ आगमन को प्राप्त करने के बाद पुनर्विनियोजित कर दिया जाता है, अतः रोकड़ आगमन पर पूंजी लागत के प्रभाव को अलग कर दिया जाता है। गणितीय रूप में यह रीति सरल है और मूल्यांकन कार्यविधि को आसान व सरल बना देती है। यह रीति उन व्यावसायिक अधिकारियों के लिए अधिक बोधगम्य है जो लेखांकन या अर्थशास्त्र में पारंगत नहीं हैं। फोर्थ है, उस व्यवसाय के लिए सर्व उपयुक्त है जहाँ रोकड़ बजट चलन में हो। इस रीति के अब आते हैं डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, यानी कि इस रीति के दोष या हानियाँ। सुनिए इसमें, इस रीति का सबसे दोष अवगुण या सीमा उन प्रत्याय दरों के प्रक्षेपीकरण से है जिन पर विभिन्न वर्षों की वस्तुओं को पुनर्विनियोजित किया जाना है। 2 या 2 से अधिक परस्पर अपवर्जी परियोजनाओं के तुलनात्मक मूल्यांकन में इस रीति का प्रयोग असफल रहा है।
अगला इसका पॉइंट आता है हमारा उठने यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, मतलब अगली विधि आंतरिक प्रत्याय दर रीति। इसके बारे में सुन लीजिए। इस रीति को विनियोग पर समय समायोजित प्रत्याय, टाइम एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रत्याय की डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न DRR भी कहते हैं। कभी कभी इसे प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। यह रीति समय समायोजित उस प्रत्याय की दर का मापन करती है जिसे आयोग के द्वारा विनियोग पर प्राप्त करने की आशा की जा सकती है। यह रीति उस समय प्रयोग की जाती है जब विनियोग की लागत व वार्षिक बचत, जिन्हें रोकड़ भाव भी कहते हैं, ज्ञात हो और अज्ञात प्रत्याय की दर की गणना करनी हो। प्रत्याय की यह दर वह दर होगी जिस पर भावी वार्षिक बचतों का वर्तमान मूल्य विनियोग की लागत के बराबर होगा। इस प्रकार के प्रत्याय की दर जो भाग्य फर्स्ट डिस्काउंट दर से मिलती जुलती होती है की निर्धारण विधि अगले प्रकार है। नंबर 1 है जब सभी वर्षों के लिए बचत एक समान हो। जब सभी वर्षों के लिए वार्षिक बचत की रकम एक समान हो तो भावी बचतों का वर्तमान मूल्य या तो वार्षिक सारणी से ज्ञात किया जाता है, चूँकि विनियोग की लागत V1 यानी कि यह सूत्र से किया जाता है। सूत्र वही वाला है इसका, V बराबर A/I 1 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस I की पावर n। ये मैंने पीछे नोट कराया था। चूँकि विनियोग की लागत V1, वार्षिक बचत A और जीवन काल के वर्षों की संख्या n ज्ञात होती है, अतः प्रत्याय की डिस्काउंटेड दर DRR या प्रत्याय की प्रभावी दर उक्त वर्तमान मूल्य सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।